नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों को दो टूक, कहा रद्द नहीं होंगे कृषि कानून, अन्य विकल्पों पर चर्चा को तैयार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों का पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के साथ अन्य विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है और बातचीत करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। आपको बता दें दोस्तों, कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से मैं अपील करता हूं कि वे आंदोलन को खत्म कर दें और बातचीत करें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एमएसपी को और मजबूत बनाया जाएगा। एमपीएससी खत्म नहीं होगी। नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने के बाद एमपीएमसी को करोड़ों रुपए का केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा, जो कि उन्हें मजबूत करेगा और अधिक किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रविशंकर जावड़ेकर समेत दूसरे मंत्रियों पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये व्यवस्था के चलते हटे, क्षमता से संबंध नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट से कई पुराने चेहरे हट गए हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले ही मंत्रियों के इस्तीफे सामने आने लगे थे। इनमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे कई नाम शामिल है। अभी तक इनके हटने के पीछे इनके कामकाज और प्रदर्शन की बातें सामने आ रही थी, लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग बात कही है। शुक्रवार को मंत्रिपरिषद के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये मंत्री व्यवस्था के चलते हटाए हैं। इनके हटने का इनकी क्षमता से कोई संबंध नहीं है। पुराने मंत्रियों की जगह जिन नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है, उन्हें भी पीएम नरेंद्र मोदी ने नसीहत देते हुए कहा है कि इनके मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले इनसे मिलकर इनके अनुभवों का फायदा लें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयान न देने की भी सलाह दी है। आपको बता दें दोस्तों, जो 12 मंत्री हटाए गए उनके नाम इस प्रकार हैं: रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद सारंगी और दबोश्री चौधरी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए का इमरजेंसी रेस्पॉन्स पैकेज मंजूर। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए का इमरजेंसी रेस्पॉन्स पैकेज मंजूर किया गया है। मंडाविया ने कहा है कि एक नए इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के लिए 23,123 करोड़ रुपए कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। इनमें से 15,000 करोड़ केंद्र और 8,000 करोड़ राज्य आवंटित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पैकेज के बारे में बताते हुए कहा है कि 736 जिलों में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट सेटअप होगा। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। इस पैकेज के तहत मेडिसिन का बफर स्टॉक भी तैयार होगा। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को किए गए बड़े फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी नई कैबिनेट के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान कोविड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक पेज हुआ हैक, ग्वालियर में केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनते ही उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। घटना 7-8 जुलाई के बीच की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई की देर रात करीब 12:30 बजे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अधिकृत फेसबुक पेज को अज्ञात हैकर्स ने हैक कर लिया। उनके इस अकाउंट को उनके आईटी सेल की ओर से चलाया जा रहा है।
पेज हैक करने के बाद उस पेज पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी गई। इस दौरान सिंधिया के पुराने वीडियो जिसमें वे बतौर कांग्रेस नेता बीजेपी के खिलाफ बयान देते दिख रहे हैं उन्हें अपलोड कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में शामिल थे और राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा कहे जाते थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वे सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस ने असेंबली में बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर कमलनाथ को सीएम बना दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिरा दी। इस मदद का इनाम बीजेपी ने अब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र, बिहार सहित इन राज्यों में अगले हफ्ते खुल जाएंगे स्कूल। जाने आपके राज्य का क्या है अपडेट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के बीच अधिकतर राज्यों से सख्त लॉकडाउन हट चुका है। जीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई की हो रहे नुकसान को देखते हुए कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही हैं। दिल्ली समेत अधिकतर राज्य अभी स्कूल बंद ही रखना चाहते हैं क्योंकि तीसरी लहर का खतरा है। हालांकि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्य अगले सप्ताह से स्कूल खोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह का निधन। 87 की उम्र में शिमला के आईजीएमसी में ली आखिरी सांस। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का गुरुवार तड़के निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह ने 87 साल की उम्र में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सुबह 3:40 पर अंतिम सांस ली। आईजीएमसी के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रंजन राज ने उनके निधन की पुष्टि की है। आपको बता दें दोस्तों, वीरभद्र सिंह को 30 अप्रैल को शिमला के आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। वीरभद्र सिंह को सोमवार को सांस लेने में दिक्कत के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नीचे चक्कर लगाते 10 यूएफओ कैमरे में कैद। एलियन के अस्तित्व पर फिर छिड़ी बहस। जी हां दोस्तों, एलियंस को लेकर एक और दावा सामने आया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ठीक नीचे कम से कम 10 छोटी काली वस्तुओं को उड़ते हुए कैप्चर किया गया है, जिन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ कहा जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लाइव फीड के दौरान दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर एक सर्कल में 10 यूएफओ नजर आए हैं। द सन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नासा की लाइव स्ट्रीम के दौरान कैप्चर की गई तस्वीरों में ऑर्ब जैसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। यूएफओ हंटर मिस्टर MBB333 ने स्पेस वॉच द्वारा 3 जुलाई को लिए गए स्क्रीनशॉट तैयार किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ छोटी छोटी वस्तुएं नजर आ रही हैं। इन वस्तुओं को यूएफओ कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान के डर से मैदान छोड़ भागे सैनिक। अफगानिस्तान महिलाओं ने संभाला मोर्चा, आखिरी सांस तक लड़ने की ली कसम। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और अफगानिस्तान के सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागना पड़ रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाएं अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हथियारों के साथ मैदान में उतर आई हैं। उनका कहना है कि वो आखिरी दम तक तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं। द सन में छवि खबर के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान राज की आशंका के मद्देनजर महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वह सड़कों पर उतरकर तालिबान विरोधी नारे लगा रही हैं और युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए भी तैयार हैं। घोर स्थित महिला निदेशालय के प्रमुख हालिमा प्रास्थिस ने कहा है कि कुछ महिला सुरक्षा बलों को सिर्फ प्रतिकारात्मक रूप से प्रेरित करना चाहती हैं, जबकि अधिकांश तालिबान से युद्ध के लिए भी तैयार हैं और मैं भी उनमें शामिल हूं। हमने गवर्नर से भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में कोरोना से ज़्यादा गोलीबारी से हुई मौत, हिंसा रोकने के लिए 1038 करोड़ का फंड। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भले ही कोरोना महामारी पर काबू पा लिया हो और कोरोना के आंकड़े बेहद कम हो गए हों, लेकिन बंदूक हिंसा में तेजी से हो रही बढ़ोतरी बाइडेन सरकार के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह के अंदर न्यूयॉर्क में बंदूक हिंसा में 75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने न्यूयॉर्क में बंधक हिंसा आपातकाल लगा दिया है। इसके साथ ही हिंसा पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से 1038 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 1038 करोड़ रुपए के फंड में से 567 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नौकरी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। सरकार की ओर से इस फंड से 21,000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देकर सही राह पर लाने की कोशिश की जाए। क्यूमो के अनुसार गरीब, अश्वेत और लैटिन समुदाय पर दूसरे समुदाय के मुकाबले 10 गुना अधिक हमले हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांसीसी कोर्ट का आदेश, केनर्स एनर्जी भारत की 20 सरकारी संपत्तियों को करेगी जब्त। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की केनर्स एनर्जी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केनर्स एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई है। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वे केनर्स एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद केनर्स एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके देय राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, मध्य भागों और उत्तर प्रदेश की तलहटी, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, दिल्ली, दक्षिण गुजरात, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर से पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल में 9 पैसे की वृद्धि की गई है। दिल्ली में डीजल के भाव 89.62 रुपये प्रति लीटर हैं। अब भी कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। क्रू प्रोडक्शन को लेकर ओपेक प्लस देशों की बैठक में सहमति नहीं बन पा रही है। लिहाजा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में तेजी जारी है। लिहाजा घरेलू मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी भाव के आधार पर सोना 208 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में 1143 रुपये की भारी टूट दर्ज की गई है। 8 जुलाई को भारतीय बाजार में 1999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 47,815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 68,285 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आपको बता दें दोस्तों सोने की कीमत में 509 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी 757 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सोने चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी के बाद सोना 48,324 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी बढ़कर 69,042 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अमेजन की मानसून सेल शुरू, होम अप्लायंसेस पर मिल रहे हैं आकर्षक ऑफर। जी हां दोस्तों, अगर आप होम अप्लायंसेस खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की मानसून सेल आपके लिए सही है। दरअसल कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेजन मेगा होम मानसून सेल की शुरुआत की है। यह सेल 11 जुलाई तक चलेगी। इस सेल के दौरान कंपनी होम और किचन अप्लायंसेस पर बेहतरीन डील्स और डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अमेजन इंडिया इस मानसून सेल के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है। इसके लिए ग्राहक को कम से कम 5,000 रुपये की शॉपिंग करनी होगी। SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहक 1,250 रुपये का अधिकतम डिस्काउंट पा सकता है। इसके अलावा नो कॉस्ट EMI पर भी आप खास सामान खरीद सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया पे टू कॉन्टैक्ट्स, अब नंबर पर तुरंत भेज सकेंगे यूपीआई पेमेंट। जी हां दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने नई सर्विस शुरू की है। अब यूपीआई पेमेंट के लिए पे टू कॉन्टैक्ट सेवा को एयरटेल की तरफ से शुरू किया गया है। इसकी मदद से अब यूजर्स मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी को भी नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए अब किसी को भी यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट नंबर को रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पे टू कॉन्टैक्ट सर्विस के जरिए कस्टमर्स को ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे। कस्टमर बिना बैंक डिटेल या फिर यूपीआई आईडी एंटर करें और पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे ग्राहक का समय भी बचेगा, साथ ही कस्टमर्स भीम यूपीआई सेक्शन पर जाकर पे मनी टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर आसानी से भेज सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाने की कवायद, योगी सरकार घोषित करेगी नई जनसंख्या नीति। जी हां दोस्तों, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से एक और जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी, वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता और बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नवीन नीति में एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। आपको बता दें कि समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।